हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो है निहित हित और समाश्रित हित। निहित हित के बारे में और समाश्रित हित के बारे में सेक्शन 19 से लेके 24 तक के जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। टीपीए यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 19 है वो हमें बताता है निहित हित यानी वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। अब सेक्शन 19 निहित हित की बात करता है, तो ये निहित हित क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, लेकिन उस प्रॉपर्टी में बी का जो हित है, बी का जो इंटरेस्ट है, वो तब निहित होगा जब कोई सिचुएशन हो या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसका घटित होना बिल्कुल बिल्कुल निश्चित हो। तो यानी कि आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, प्रॉपर्टी तो आप में ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन आपका जो हित है वो उसमें तब निहित होगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो तब उसमें वेस्टेड होगा जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो बिल्कुल निश्चित हो। अब जिस इवेंट पर आपका हित निहित होगा वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि यानी कि वो घटना घटेगी ही घटेगी। ऐसा नहीं है कि वो घटित भी हो सकती है और नहीं भी घटित हो सकती, तो ऐसा नहीं है। वो जो घटना जिस पर आपका हित निहित होगा वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, एकदम सर्टेन होनी चाहिए। तो जब कोई हित, आपको कोई प्रॉपर्टी दी गई और उससे आपको में जो भी हित आ रहा है वो उस घटना के घटित होने के बाद आप में आ जाएगा, और घटना भी ऐसी जो बिल्कुल पक्का, उसका पक्का है कि वो घटित ही होगी, तब उस हित को बोलते हैं निहित हित। जैसे कि निहित हित के कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ। अब डेथ जो है वो बिल्कुल सर्टेन है, ये तो पता नहीं कब होगी लेकिन होगी, है ना, तो होगी। तो मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, बट ये कह दिया कि तुम्हारा जो इस प्रॉपर्टी में हित है वो तब निहित होगा जब सी की डेथ होगी। अब सी जो व्यक्ति है उसकी डेथ तो होनी ही है, लेकिन ये पता नहीं कब होगी, लेकिन निश्चित घटना है। तो जिस दिन सी की डेथ होगी उस दिन बी का उस प्रॉपर्टी में जो हित है वो निहित हित हो जाएगा, क्योंकि डेथ जो है वो एक ऐसी घटना है, एक ऐसा इवेंट है जो होना ही होना है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि सेक्शन 19 को अगर हम देखें तो ये यही कह रहा है कि जहाँ किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई भी हित यानी कि इंटरेस्ट दिया जाता है और उसमें टाइम वर्णित नहीं है, मतलब टाइम नहीं दिया गया कि वो इवेंट कब घटेगा, लेकिन उससे ये पता चलता है कि वो जो घटना है, जो इवेंट घटने वाला है वो अवश्य रूप से घटित होगा। तो वहाँ जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय ना हो तब ऐसा हित निहित हित है। और निहित हित में अगर कब्जा प्राप्त करने से पहले ट्रांसफरी की डेथ हो जाए तो वो फेल नहीं होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि एक तो घटना बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, भले ही उसका टाइम कोई दिया ना गया हो कि वो कब घटेगी। बस हमें जो सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस रखना है वो यही है कि एक ऐसा हित जो किसी ऐसी घटना पर डिपेंड करता हो जो बिल्कुल घटित होगी और बिल्कुल निश्चित है। अब यहाँ पर इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि इन सिचुएशन के होने के बावजूद भी वो हित निहित हित ही माना जाएगा, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट ही माना जाएगा। सबसे पहले अगर किसी हित का उपभोग मुलतवी या स्थगित कर दिया जाता है, आपको कोई हित दिया गया, आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई और उस प्रॉपर्टी में जो आपको इंटरेस्ट मिलना था, जो हित आपको मिलना था, वो अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए डिले कर दिया गया, टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो भले ही प्रॉपर्टी आपको दी गई बट उस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, ये बता दिया गया कि आप कब तक के लिए उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, मतलब टाइम नहीं दिया इसमें, लेकिन आपका एंजॉयमेंट जो है वो रोक दिया गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन आपका जो एंजॉयमेंट का राइट है उस प्रॉपर्टी का वो रोक दिया गया, उसको डिले कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी वो हित जो है आपका निहित हित ही रहेगा। नेक्स्ट है, उसी प्रॉपर्टी में कोई पहले वाला हित यानी पहले वाला ट्रांसफ़र अगर किसी और पर्सन के लिए रिजर्व्ड कर दिया जाता है,
किसी और को कह दिया जाता है कि इस पर्सन का जो राइट है वो इसमें रिजर्व्ड हो गया, मतलब उसका जो हित है वो इसमें आरक्षित हो गया, तो भी वो हित निहित हित होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति का हित हम आरक्षित कर दें, उसमें कोई चीज़ रिजर्व्ड कर दें, तो भी वो हित जो है आपका निहित हित ही होगा। नेक्स्ट है उस प्रॉपर्टी से होने वाली आय को, यानी कोई प्रॉपर्टी है जो आपको ट्रांसफ़र की गई है और उससे जो भी इनकम आ रही है, अगर उसे इकट्ठा करने का निर्देश उस समय तक दे दिया जाता है जब तक उसके इंजॉयमेंट का टाइम नहीं आ जाता, तो तब तक के लिए अगर इस तरीके का आपको कोई डायरेक्शन दे दिया गया है, जैसे कि हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था। सेक्शन 17 में हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन अगेंस्ट एक्यूमुलेशन, संचयन के विरुद्ध निर्देश, कि इसमें ट्रांसफरर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है उसको एक निर्देश देता है कि तुम्हें इतने टाइम तक के लिए, या तो ट्रांसफरर की लाइफ तक, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसकी लाइफ तक, या जिस दिन ट्रांसफ़र किया गया था उससे लेके 18 साल तक प्रॉपर्टी से जो होने वाली इनकम है उसको एक्यूमुलेट करे, उसको इकट्ठा करे। तो अगर इस तरह का कोई निर्देश है किसी ट्रांसफ़र में, तो भी वो हित निहित हित ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो कंटिंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है। और नेक्स्ट है, अगर कोई विशेष घटना घटित हो जाती है, कोई स्पेसिफिक इवेंट ऐसा है जो घटित हो जाए और प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र हो जाए, तो भी वो हित निहित हित ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो अब निहित हित नहीं रहा या वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहा। तो यहाँ पे ये 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जो इसके एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की गई है और वो वेस्टेड इंटरेस्ट अगर ये चारों सिचुएशन भी हैं, तो भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित हित ही रहेगा। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ की, राजेश कांत वर्सेस शांति देवी, 1957 का केस है। इस केस में एक फादर थे। फादर ने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में जो बड़ा बेटा था उसको ट्रस्टी नियुक्त कर दिया, मतलब इसको प्रॉपर्टी दी। और इसके बाद क्या होता है कि उस ट्रस्ट में जो बहुत सारी संपत्ति थी उसका मालिक तो बना दिया ए को, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था। बाकी जो बाद की प्रॉपर्टी थी वो दे दी दूसरे बेटे बी को। तो दोनों बेटों को क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फादर की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही क्या होता है, फादर की डेथ होती है तो उन्हें पता लगता है कि बहुत सारा कर्ज है उस प्रॉपर्टी पे, मतलब बहुत सारा जो फादर हैं उन्होंने कर्ज लिया हुआ था। तो जब ट्रस्ट को ख़त्म करना था, मतलब जैसे उसमें ये निर्देश था एक तरीके से कि जैसे ही ट्रस्ट ख़त्म होगा तो पहले कर्ज चुकाए जाएंगे, कर्ज़ों की अदायगी की जाएगी जो भी फादर ने ले रखे थे। और न्यासकर्ता, मतलब जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था, किसने बनाया था, उनके फादर ने। तो फादर की डेथ के बाद ही उनको प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो एक तरीके से कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे कि एक तो कर्ज चुकाए जाएंगे जो भी फादर ने लिए हुए थे, और दूसरा जो फादर की डेथ हो जाएगी तब प्रॉपर्टी उनको मिलनी थी। तो यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन ये था कि जो फादर ने ट्रस्ट बनाया था और जिसमें दोनों बेटों को मालिक बनाया था उस प्रॉपर्टी का, वो जो उनका हित था उस प्रॉपर्टी में, वो निहित था या समाश्रित था, मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट था या कंटिंजेंट इंटरेस्ट था। वेस्टेड इंटरेस्ट तो ये हुआ कि आप किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, बट उसमें उसका हित तब निहित होगा जब कोई घटना घटेगी, लेकिन वो बिल्कुल निश्चित होगी। लेकिन समाश्रित में ऐसा होता है कि आप दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर रहे हो, बट उसमें उस व्यक्ति का जो हित है वो तब वो पूरा उसको हित मिलेगा जब ऐसी घटना पे वो घटित होगा या ऐसी घटना पे बेस होगा जो घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि दोनों का जो हित था वो निहित था या समाश्रित। ये सबसे पहले क्वेश्चन था इस केस में, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उन्हें अपने फादर की डेथ के बाद मिलनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पे जो दोनों बेटे थे उनका जो हित था वो निहित था। क्यों था निहित, क्यों वेस्टेड इंटरेस्ट कहा कोर्ट ने से, क्योंकि उनको जो प्रॉपर्टी मिलनी थी वो अपने फादर की डेथ के बाद मिलनी थी, और जो डेथ है वो एक ऐसी घटना है जो घटित ही होगी। फादर की डेथ आज नहीं तो कल हो जाएगी, है ना। कोर्ट ने यही बात बोली कि जो डेथ है वो एक ऐसी घटना है, एक ऐसा इवेंट है जो घटित ही घटित होना है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों का जो हित था बेटों का उस प्रॉपर्टी में, उसे निहित हित माना गया, समाश्रित नहीं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है समाश्रित हित, कंटिंजेंट इंटरेस्ट। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, मान लो ए है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन उस प्रॉपर्टी से बी का जो हित था या जो उसका इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में, वो तब उसको मिलेगा जब कोई ऐसा इवेंट घटित हो जाए जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि जो हित है वो उसको उस प्रॉपर्टी में तब मिलेगा जो एक ऐसी घटना पर आधारित है जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। निहित हित में क्या हो रहा था,
कि घटना घटेगी ही घटेगी, जैसे कि डेथ है या किसी की रिटायरमेंट है, तो वो ऐसी घटना है जो घटने ही वाली है एक ना एक दिन। लेकिन जब कोई हित आपको किसी प्रॉपर्टी में तब मिल रहा है जो ऐसी घटना पे आधारित है जो घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो फिर उस हित को आप क्या कहोगे? उस हित को हम बोलेंगे समाश्रित हित। ठीक, और यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन को देखें तो सेक्शन 21 हमारा समाश्रित हित की बात करता है और कहता है कि जहाँ प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति के पक्ष में उस प्रॉपर्टी में कोई हित विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावी हो, मतलब घटना तो है लेकिन अनसर्टेन है और वो अनसर्टेन घटना घटेगी या नहीं घटेगी इस बात पर बेस हो, तब वो प्रभावी होना हो, तो वहाँ ऐसा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में समाश्रित हित अर्जित करता है, मतलब उसका उस प्रॉपर्टी में कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है। ऐसा हित उस घटना के घटित होने पर, और घटना अगर घटित ना हो पाए, उसकी इम्पॉसिबिलिटी हो जाए कि अब तो घटना घटेगी नहीं, अब तो वो इवेंट होगा ही नहीं, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो निहित हित हो जाता है, मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपके पापा हैं, उन्होंने आपसे कहा कि अगर तुम्हारे 12th में 90% मार्क्स आए तो तुम्हें बाइक मिलेगी। अब ये तो बिल्कुल अनिश्चितता है ना कि 12वीं में 90% ही आए, अगर 12th में 90% आएंगी तो बाइक मिलेगी। तो ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है थोड़े से कम ही मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये है आपका अनसर्टेन इवेंट, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसको ऐसा ही होता है आपका समाश्रित हित भी, जो किसी ऐसी घटना पे बेस होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसका एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि जहाँ प्रॉपर्टी के अधीन कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में किसी हित का हकदार कोई विशिष्ट आयु प्राप्त होने पर हो जाता है। ठीक, व्यक्ति है, ये कह रखा है कि उसे जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन वो आयु प्राप्त करने से पहले ही उस प्रॉपर्टी में पूरी आय का हकदार हो जाता है, तो वहाँ वो हित समाश्रित ना होकर निहित होगा। क्यों होगा निहित? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा कि जब बी 25 साल का हो जाएगा तब उसमें हित अर्जित करेगा, तो क्या हुआ? यहाँ पे 25 साल का तो होना ही होना है। मान लो घटना हो गई, अगर 25 साल का हो गया बी, तो उसको जैसे ही प्रॉपर्टी मिली उसमें उसका हित आया, तो वो हित कैसा हुआ? निहित हित, क्योंकि 25 साल का तो है ही जब कोई व्यक्ति है। लेकिन अगर मान लो बी 25 साल की एज से पहले ही उसकी डेथ हो गई, जैसे यहाँ पे इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर घटना घटित होने से पहले ही वो असंभव हो गई, इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि अब बी की डेथ हो गई, अब वो 25 साल का कैसे होगा? उसकी तो डेथ हो चुकी, तो फिर वो भी आपका निहित हित ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आयु प्राप्त करने से पहले ही उस प्रॉपर्टी में पूरी आय को प्राप्त कर लिया तो फिर वो कंटिंजेंट ना होकर वो आपका निहित हित में चेंज हो जाएगा। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं। एक क्या, मैं आपको दो डिफरेंस बताऊंगी। पहले ये समझो कि निहित हित और समाश्रित हित में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगा? सबसे बड़ा अंतर तो उस घटना का ही लगा है ना, जो घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे सिंपली बात ये है कि जो निहित हित होता है, जो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। अब जो घटना जिस पर वो निर्भर कर रहा है वो घटना अवश्य रूप से घटित होगी, मतलब बिल्कुल सर्टेन इवेंट है, जैसे कि किसी की डेथ होना, किसी की रिटायरमेंट होना, है ना, ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपकी घटना घटेगी ही घटेगी। लेकिन अगर हम बात करें कंटिंजेंट इंटरेस्ट की, तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट या समाश्रित हित एक ऐसी घटना पर निर्भर होता है, एक ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता है जो घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब जो सेकंड जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो ये है कि निहित हित में जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर उसकी डेथ हो गई तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? कब्जा पहले से लेने से पहले ही हो गई, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? उसके लीगल एयर्स को चली जाएगी, मतलब उसका हित खत्म नहीं होगा उस प्रॉपर्टी में, अगर कब्जा लेने से पहले ही उसकी डेथ हो गई तो। लेकिन यहाँ पे उसका इंटरेस्ट फेल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें, इस वाले इंटरेस्ट में, समाश्रित हित में, अगर ट्रांसफरी यानी कि अंतरिति की डेथ हो गई कब्जा लेने से पहले ही उस प्रॉपर्टी में, तो फिर क्या होगा? वो जो हित है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि एक तो इवेंट को ध्यान रखना है कि इवेंट अगर सर्टेन है, निश्चित है, तब आपको कोई हित मिलेगा तो वो निहित हित हो जाएगा। अगर इवेंट अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तब आपको कोई हित मिलना है तो वो हो जाएगा आपका समाश्रित हित। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोनों में। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 22, 23 और 24।
सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 22 की, यानी धारा 22 की। ये कहती है किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण या ट्रांसफ़र जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। अब एक लाइन में तो चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कई वर्ग हैं। कई वर्ग का मतलब कई सारे लोग हैं, है ना। वर्ग की क्लास की बात हो रही है, तो कोई क्लास है मतलब उसके मेंबर्स हैं, मतलब आपने क्लास का मतलब यहाँ पे हो गया आपने 4 से 5 लोगों को प्रॉपर्टी दी, तो 4 से 5 लोगों को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो। और यहाँ पर ये बोला गया है, अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखूँ, एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लो एक पर्सन है, ए है, उसने बी, सी, डी और ई इन सभी को, इन 4 लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। ठीक, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की तो ये क्या हो गए, 4 लोग, एक वर्ग हो गया, एक क्लास हो गई, क्योंकि 4 से 5 लोगों को एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। तो यहाँ पे इसने बोला कि इन चारों में से जो भी 2030 तक 25 साल का हो जाएगा उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये उसने बोला। तो यहाँ पर जो भी 2030 तक 25 साल का हो जाएगा उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेगी। बस सिंपल इसमें ये हुआ है। तो इस केस में हम देख सकते हैं ये हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। क्या है, समाश्रित हित। ये जो हमने एग्जाम्पल अभी समझा ये हमारे समाश्रित हित का एग्जाम्पल है, निहित हित का नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि 25 साल की एज का होने से पहले ही बी, सी, डी और ई, इन 4 लोगों को जो प्रॉपर्टी दी गई है, हो सकता है इनमें से किसी एक की डेथ हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डेथ जो मैंने बताया, डेथ क्या है, एक निहित है, एक वेस्टेड चीज़ है, एक ऐसी घटना है जो घटित होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी क्लास के कई सदस्यों को, कई मेंबर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, तो वहाँ पर जिस समय, जो टाइम उनको ट्रांसफ़र देने के लिए आया है, तो उस टाइम तक जो जीवित रहेगा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगी। तो सिंपली बस यहाँ पर यही बात कही गई है। नेक्स्ट आता है आपके सामने सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंतरण जो किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। मतलब ये बात करता है एक ऐसे ट्रांसफ़र की जो समाश्रित तो है और जो अनिश्चित यानी अनसर्टेन इवेंट पर बेस है। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बात कर रहा है, सेक्शन 21 की तरह, धारा 21 की तरह बात कर रहा है ये सेक्शन। लेकिन इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर उस इवेंट के होने का कोई टाइम ही ना बताया गया हो कि वो कब होगा, तब उस सिचुएशन में क्या होगा ये हमें बताता है। अब यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी, बी को ट्रांसफ़र की, वो भी उसकी लाइफ के लिए, मतलब लाइफ इंटरेस्ट उसको किया। जब तक बी जीवित रहेगा, इसका मतलब क्या है कि जब तक वो जीवित रहेगा प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। बी के बाद वो सी को जाएगी, और अगर वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता ना, सी अगर अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करता तो फिर क्या होगा, तब देखा जाएगा कि क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पे अभी सी की एजुकेशन हुई भी नहीं कि बी की डेथ हो गई। एक बार और देखो, ए है, उसने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की उसके लाइफ इंटरेस्ट के लिए, जिसको वो यूज़ कर सकता है। बट बी की डेथ के बाद जानी थी सी को। सी अगर अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है तो सी को जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सी अभी अपनी एजुकेशन पूरी ही कर रहा है कि बी की बीच में ही डेथ हो जाती है। ठीक, अब क्योंकि बी की तो डेथ हो गई, तो हमारा जो बाद वाला कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, यानी कि बाद वाला समाश्रित हित था, वो बी की डेथ के बाद अगर सी की एजुकेशन ही पूरी हुई तभी तो सी को प्रॉपर्टी मिलेगी। अब सी की तो एजुकेशन पूरी नहीं हुई, वो तो फेल हो गया क्योंकि बी की डेथ हो गई, जिसका एक प्रायर इंटरेस्ट क्या था, बी को प्रॉपर्टी देना। पूर्विक हित तो था कि पहले बी को प्रॉपर्टी दी फिर सी को जानी थी, तो बी का उस प्रॉपर्टी में प्रायर इंटरेस्ट था। और अब बी की बीच में ही डेथ हो गई सी की एजुकेशन पूरी होने से पहले, तो अब क्या होगा, प्रॉपर्टी सी को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पहले वाला इंटरेस्ट था वो भी फेल हो गया, और जो सब्सिक्वेंट कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो भी फेल हो गया, क्योंकि बी की पहले ही डेथ हो गई, सी की एजुकेशन तो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हमारा एक समाश्रित हित था, और किस पर बेस था, किसी ऐसी घटना पे बेस था जो पूरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। लेकिन उस इवेंट का कोई टाइम नहीं बताया, टाइम नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ सी की एजुकेशन के लिए एक शर्त रखी गई थी कि सी की एजुकेशन पूरी होगी तब उसको प्रॉपर्टी बी से सी को जाएगी। तो आई होप ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन 24।
ये बात कर रहा है कि निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसफ़र जो विशिष्ट अवधि पर जीवित रहें। यानी कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो की, कुछ लोगों को की, लेकिन इसमें भी टाइम नहीं बताया गया है कि किस टाइम पर उन लोगों को जीवित रहना है। मतलब जो भी जीवित रहेंगे ना विशिष्ट अवधि पे, उनको प्रॉपर्टी जानी है, लेकिन टाइम नहीं बताया। तो उनमें से जो लोग पहले वाले इंटरेस्ट यानी कि प्रायर इंटरेस्ट या इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती हित के समय जीवित होंगे, उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी। और जो उस टाइम तक, मतलब जब भी, वैसे तो टाइम नहीं बताया गया है, तो जो जीवित नहीं रहेंगे उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सिंपल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एग्जाम्पल ये है कि ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, मतलब प्रॉपर्टी अपनी लाइफ, उसकी लाइफ के लिए, बी की लाइफ के लिए दी कि जब तक वो जीवित रहेगा बी के पास रहेगी प्रॉपर्टी। बी के बाद जाएगी सी को और डी को। किसको जानी है बी के बाद? सी और डी। इन दो को कह दिया कि इन दोनों में से दोनों को जाएगी। अब सी की तो हो गई डेथ, सी की तो डेथ हो गई, सी तो बी से पहले ही मर गया, तो कि कौन बचा? अब बचा केवल डी। डी जीवित रहा तो प्रॉपर्टी चली जाएगी डी को, क्योंकि सी तो मर चुका है। तो बस यहाँ पर सिंपली यही कहा गया है कि अगर आप कुछ स्पेसिफाई लोगों को, कुछ खास लोगों को, निश्चित लोगों को अगर कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, उनमें से उसका अंतरण, उसका ट्रांसफ़र विशिष्ट अवधि पर जो जीवित रहेंगे उनको चला जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बी को प्रॉपर्टी दी गई थी, बी के बाद सी और डी को जानी थी, सी की डेथ बी से पहले ही हो जाती है, तो जब बी प्रॉपर्टी देगा तो वो सिर्फ डी को देगा, क्योंकि डी ही जीवित है, सी तो पहले ही मर चुका है। सिंपल, ये सेक्शन यही कहना चाह रहा है। तो आई होप सेक्शन 22 से लेकर 24 क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सेक्शन 19 से लेकर 24 तक के सेक्शंस जो वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये आपको आज क्लियर हो गए होंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।